आज की कहानी है मायूस मुस्कान। मुझे अब माँ की हालत देखकर दुख भी नहीं होता है। मैं स्वयं जानती हूँ कि वे परेशान हैं, तन व मन दोनों से। फिर भी न जाने क्यों मुझे उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने की कोई इच्छा नहीं होती। मुस्कान आज फिर अपनी माँ के बर्ताव को याद कर क्षुब्ध हो उठी थी। पर फिर भी तुम्हारी माँ हैं वे। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारा अस्तित्व उन्हीं से है, ऐशा बोली। मैं जानती थी कि मेरी बात सुनकर तुम यही कहोगी। मैं मानती हूँ मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। माँ ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, आत्मनिर्भर बन सकूं। मैं समझती हूँ मुझ पर उनका उपकार है कि लड़का लड़की में भेद नहीं किया। हम भाई बहन को दोनों को एक समान पाला कि कहकर वह चुप हो गई थी और एक टक जमीन से अपने पैर के अंगूठे से जैसे कुछ कुरेदने की कोशिश कर रही थी। ऐशा उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ जैसे कुछ कहना चाहते हों, किंतु आंखों का इरादा हो कि चुप ही रहो। वह अंदर ही अंदर जैसे सुलग रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी थी और नथुने फूले से दिखाई पड़ रहे थे। चेहरे के भाव दर्शा रहे थे जैसे अंतस में दबे पुराने जख्म हरे हो रहे हों। वह आंखों में चमके आंसू अपने हलक में उतार रही थी। पिछले 1 वर्ष से एक ही दफ्तर में कार्यरत उन दोनों सहेलियों ने अपार्टमेंट शेयर किया हुआ है। ऐशा ने मुस्कान को इतना उदास पहले कभी नहीं देखा था। समझ में नहीं आ रहा उससे आगे बात करूं या नहीं। ऐशा असमंजस में थी, सो चुप ही रही। तभी मुस्कान का मोबाइल फिर से रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा और नजरें घुमा ली। फोन रिंग होता ही रहा। उसने कॉल पिक नहीं की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद वह उन्हें ऐशा से छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें लैपटॉप में गड़ी थी, किंतु ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं था। वह अंदर ही अंदर जैसे घुल रही थी। ऐशा चादर में आधा सा मुंह ढके उसे देखे जा रही थी। ऐशा उठी और उसके पास गई। उसका हाथ अपने हाथों में थामा तो वह फफक कर रो पड़ी। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम कहती हो मेरा भी माँ के प्रति कुछ फर्ज होता है। मैं सभी फर्ज पूरे करना भी चाहती हूँ, किंतु मेरा 36 का आंकड़ा है अपनी माँ से। कैसी बात कर रही हो तुम मुस्कान? भला ऐसे कोई बोलता है अपनी माँ के लिए? क्या किया माँ ने मेरे लिए? मुझे जन्म दिया, खाना कपड़ा दिया, बड़ा किया, बस। उन्होंने अपना फर्ज ही तो पूरा किया। और क्या कर सकते हैं माता पिता इन सब के सिवा? तुम कहना क्या चाहती हो? बच्चों के लिए खाना कपड़ा, रहने को मकान ही सब कुछ नहीं होता। उन्हें प्यार भी तो चाहिए होता है। सोशल सिक्योरिटी क्या आवश्यक नहीं बच्चों के लिए? पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? ऐसा क्या हो गया? हुआ बहुत कुछ हुआ। हम दो भाई बहन हमेशा अपने माता पिता के प्यार को तरसते रहे। उन दोनों के आपसी झगड़े कभी खत्म ही नहीं होते, आज तक भी नहीं। समझ नहीं आता कैसी शादी थी उनकी। शायद उन्होंने एक दूसरे से प्रेम तो कभी किया ही नहीं। पापा अपने माता पिता, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे। माँ ब्याह कर पापा के घर में तो आ गई, किंतु पापा ने उनका कोई ख्याल नहीं रखा। घर में सिर्फ 24 घंटों की नौकरानी की तरह खटती रही। संयुक्त परिवार था हमारा। दादा दादी, चाचा, बुआ, पापा, माँ, मैं और मेरा बड़ा भाई। हम सभी साथ ही रहते थे। कहने को तो भरा पूरा हंसता खेलता परिवार, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने। वहाँ आपसी प्रेम और सच्ची खुशी तो कभी नजर ही नहीं आई। मैंने अपनी माँ को पापा के साथ कभी मुस्कुराकर बात करते नहीं देखा। दोनों के आपसी तनातनी भरे वार्तालाप घर में अक्सर तनाव का माहौल बनाए रखते। माँ अक्सर पिताजी को हर बात आज तक भी घुमा फिरा कर बताती हैं। न जाने अपने 25 वर्ष के विवाह में भी वे पिताजी के साथ सहज व्यवहार क्यों न कर पाईं। पापा को ऐसा महसूस होता है जैसे माँ उनके माँ पिताजी व पूरे परिवार का मजाक बना रही हैं। न जाने कैसी केमिस्ट्री है दोनों की आपस में। तेरा परिवार मेरा परिवार से ऊपर ही नहीं उठे अभी तक। 5 वर्ष की थी मैं, तभी से माँ को दादी के साथ
विभिन्न रीति रिवाजों को ढोते देखा। दादी को सब रीति रिवाज अपने हिसाब से करवाने होते और माँ अक्सर कुछ न कुछ चूक कर ही देती। बस फिर क्या था, दादी उन्हें खूब ताने देती। बस यही सिखाया तेरी माँ ने, कोई तौर तरीका तो आता नहीं, बस बांध दी हमारे गले। माँ सब कुछ सुनकर मन मसोस कर रह जाती, कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। पलटवार करती भी किसके भरोसे। पापा ने तो जैसे उन्हें मायके के खूंटे से खोला और ससुराल के खूंटे से बांध दिया। विवाह का पवित्र बंधन पुरुष व स्त्री का आपसी रिश्ता होता है, जो प्रेम की कलियों से गुथा होता है, जिसमें भरोसे की महक होती है जो जीवन को महका देती है। किंतु उन दोनों के बीच का यह रिश्ता तो आज तक बना ही नहीं। माँ व पिताजी अन्य रिश्ते निभाते निभाते अपने रिश्ते को तो जैसे कहीं पीछे ही छोड़ आए। उन्होंने शायद ही कभी एक दूसरे के मन की सुध ली हो। माँ को ससुराल में प्यार मिला ही नहीं। आज तक वे अपने मायके के प्रति प्रेम से बंधी हैं। मैं यह नहीं कहती कि उन्हें अपने माता पिता को भूल जाना चाहिए, किंतु वे पापा के परिवार को अपना ना सकी। पापा को महसूस होता है कि जिस तरह आज भी वे अपने मायके के रिश्तेदारों के प्रेम से बंधी हैं, वैसे ही पापा के परिवार से क्यों नहीं मिल जाती। लेकिन कोई भी संबंध एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। ऐशा ने कहा, हमारे रीति रिवाज परंपराएं जो जोड़ने और खुशियां बढ़ाने का माध्यम होती हैं, किंतु यहाँ तो परंपराओं ने दोनों परिवारों को कभी एक न होने दिया। पापा के परिवार ने सदा ही माँ के परिवार को कमतर समझा व माँ को बार बार अपमान किया। दादी जब तब माँ को उनके मायके का उलाहना देती रहती। माँ कभी कभी पापा से शिकायत भी करती, किंतु वे कुछ कर ही न पाते। एक तरफ माँ व दूसरी तरफ पापा का पूरा परिवार। जब मैं छोटी थी, शायद 5 या 6 साल की, माँ मुझे खूब मारती पीटती। मुझे समझ ही न आता कि मेरी गलती क्या है। बस पिट जाती, रोती चीखती। जाती भी कहाँ, फिर अपनी ही माँ के पास ही जाकर चिपक जाती। मुस्कान फिर से सिसकने लगी थी। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो मुस्कान? ये सब बातें तो बहुत मामूली सी हैं, शायद हर घर में होती हैं। वह ज़माना ऐसा ही था। लोग रीति रिवाज, रिश्ते नाते और परंपराओं को निभाते थे। इसमें तुम्हारी माँ का क्या दोष? क्यों तुम उनसे किनारा कर बैठी हो? ऐशा ने कड़क लहजे में कहा। होगा ज़माना ऐसा। मेरी माँ तो अपना घर छोड़ आई और पापा के परिवार से रिश्ता जोड़ा, किंतु उन्होंने माँ को दिल से अपनाया भी तो नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी थी उस जमाने में भी, नौकरी भी करती थी विवाह पूर्व। विवाह के साथ ही शहर बदल गया। पापा का परिवार थोड़ा पुराने ख्यालों का था, सो माँ कभी उसमें सामंजस्य ही नहीं बैठा पाई। शायद अंदर ही अंदर घुटती रही। पापा से कभी खुलकर बात ही नहीं की और पापा ने भी कभी यह नहीं जानना चाहा कि माँ क्या चाहती हैं। बस अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियाँ माँ पर डाल दी। कहने को तो संयुक्त परिवार, किंतु वहाँ सब जैसे एक दूसरे के दुश्मन, सभी जैसे अपना अपना फायदा देख रहे थे। हाँ, तो इसमें गलती तुम्हारे पापा की भी तो है। तुम माँ को ही क्यों दोषी बता रही हो? ऐशा ने उग्र स्वर में पूछा। तुम्हारा सवाल भी ठीक है। कहते हैं ना, अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी ज्यादा दोषी होता है। इसीलिए माँ कभी अपने मन की ना कर पाई। मन ही मन जलती रही और पापा को कोसती रही। खुलकर कभी बोल ही न पाई। किंतु इन सब में मेरा व मेरे भाई का क्या दोष? हमें इतना मारती जैसे सारी गलती हमारी ही हो। पूरे परिवार का गुस्सा हम दोनों भाई बहनों पर उतारती। तो तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे बचाव के लिए कुछ नहीं किया? किसे फुर्सत और फिक्र थी हमारी जो कुछ करते? उन्हें तो सिर्फ अपने अपने ईगो सेटिस्फाई करने होते थे। यह दिखाना होता था कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ सोचती कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी गृहस्थी की चक्की में पिस रही हैं वे। पापा सोचते कि घर बैठकर करती ही क्या है, पढ़ी लिखी है पर व्यवहार करना भी नहीं आता। एक दूसरे के लिए उनकी आपसी खींच ने हमारे बचपन को नर्क बना दिया था। बच्चे तो आपसी प्रेम की पैदाइश और पहचान होते हैं, लेकिन उनके आपसी झगड़ों ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली थी। नहीं निपटी तो छोड़ क्यों न दिया था उस परिवार को? माँ ने या पापा से अलग हो जाती
स्वयं कमाकर हम दो बच्चों को अच्छी परवरिश तो दे ही सकती थी। इतना आसान नहीं होता मुस्कान, ये सब जितना तुम सोच रही हो, ऐशा ने कहा। तलाक लेना या अपने पति से अलग हो जाना बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। लोग क्या कहेंगे, कहाँ रहूंगी, क्या माता पिता पुनः स्वीकार करेंगे, न जाने कितने सवाल होते हैं एक महिला के समक्ष। सिर्फ रुपए कमा लेना ही सब कुछ नहीं होता मुस्कान। हमारी संस्कृति परिवार से इस अलगाव को मान्यता नहीं देती, और वह भी एक पीढ़ी पहले। और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ मार पिटाई, हर जगह उन्हें मोहरा बनाकर पति पत्नी का एक दूसरे से बदला लेना उचित है। किंतु उन बच्चों को इन सब से बचाने वाला कोई नहीं। शायद तुमने ऐसा माहौल ना देखा हो ऐशा, किंतु मैंने जब से होश संभाला, माँ की मार और ताने देखे और सहे। जब कभी वे पापा या परिवार के किसी भी सदस्य से गुस्सा होती, उन्हें पलटकर कुछ न कहती, बलि का बकरा मैं और मेरा भाई बन जाते, कभी बेलन से तो कभी चप्पल, जो माँ के हाथ में आता हम पिट जाते। माँ अपने ससुराल वालों से जुड़े सब ताने हमें देती, जैसे औलाद किसकी हो तुम, बड़ा ही जिद्दी परिवार है, तो तू कैसे सुधरी रह सकती है, घर का असर तो आएगा ही ना। बाप पर गया है, उसने किसी की सुनी जो तू सुनेगा। मैं कहती हूँ बच्चे अपने माँ बाप पर न जाएं तो और किस पर जाएंगे। आसपास के वातावरण और जीन्स का असर तो आएगा ही ना उन पर इसमें बच्चों का दोष क्या है। क्यों नहीं स्वीकार पाते ये अपने ही बच्चों को, क्यों ढूंढ लेना चाहते हैं हम ही में सारी खूबियाँ, जबकि उन्होंने कभी घर का वातावरण और आपसी व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश ही ना की हो। मुस्कान के चेहरे पर न जाने कितने प्रश्न चिन्ह अंकित हो गए थे। ऐसा थोड़े ना होता है मुस्कान, हर इंसान खुशी ही रहना चाहता है। कौन जानबूझकर अपने घर में आग लगाएगा भला। पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारी माँ का हाल भी ऐसा ही रहा होगा। क्या करती बेचारी, पूरे परिवार से कैसे सामना करती, जबकि तुम्हारे पापा का कोई सहयोग न था। मैं मानती हूँ तुम्हारी बात सही है, क्या करती बेचारी वह। पर क्या हम दोनों बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करके समस्या हल हो गई। वे पढ़ी लिखी थी, इतना तो सोचना चाहिए था कि वे हमें क्या जिंदगी दे रही हैं। हम तो उन्हें प्यार करते थे, था ही कौन हमारा उनके सिवाय इस दुनिया में। एक बार तो माँ को चाचा ने कुछ भला बुरा कहा और बाहर चले गए। माँ ने पापा को सब बताया तो पापा ने भी कह दिया कि मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की शिकायतों से, तुम या तो साथ रह लो या मेरे घर से निकल जाओ। माँ ने मेरे भाई को उस दिन खूब मारा। उसके हाथ में स्टिक थी और भाई डाइनिंग टेबल के चारों ओर डर के मारे चक्कर लगा रहा था। माँ की गुस्से में भरी सूरत, मैं शायद 6 वर्ष की थी उस वक्त। मैं डर के मारे चीख रही थी। बस इसी तरह बड़े हुए हम। मगर उस समय क्या तुम तीनों घर में अकेले थे? तुम्हारे दादा दादी कहाँ थे मुस्कान? सब वहीं थे, लेकिन किसी को हमसे मतलब नहीं था। माँ पर उन सब का दबाव तो था ही, ऊपर से पिताजी का भी। और किसी पर माँ का बस तो चलता नहीं था, सो ले देकर सभी का गुस्सा हम पर उतार देती। भाई को पिटते देखकर मैं सहम जाती। जब कभी माँ मुझे कुछ जोर से बोलती, मैं उनके सामने हाथ जोड़ लेती ताकि किसी भी तरह पिटाई से बच सकूं। फिर भी माँ को हम पर तरस न आता। मुझे हाथ जोड़ देखकर और जोर से चीखती और कहती, क्यों जोड़ती है हाथ, यह दुनिया तुझे भी नहीं छोड़ने वाली। सारी जिंदगी हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे सबके आगे। फिर कभी प्यार नहीं करती थी तुम्हारी माँ? ऐशा ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। जब मार पीट लेती, गुस्सा शांत होता तो आइस क्यूब लेकर मेरे चेहरे व पीठ पर उनकी मार से पड़े निशानों पर लगाती और खूब रोती। मुझे सॉरी भी बोलती, किंतु फिर जब कभी गुस्सा आता वही सब करती। मुस्कान की आंखें भर आई थी। उनके चेहरे की उदासी उनके गुलाबी होठों को बदरंग कर रही थी। इसका मतलब वह तुम्हें प्यार तो करती थी, तभी तो स्वयं भी रोती थी। किंतु वह भी तो इंसान है, जिसे इंसान समझा ही नहीं गया, तो उससे इंसानियत की उम्मीद भी क्यों? हो सकता है तुम सही हो, किंतु वह अपने अंदर की कुड़न को रोक न पाती और आग में सुलगती अपने होश खो बैठती थी। हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती थी। कारण कोई भी हो,
किंतु मैं साधारण इंसान भी न बन पाई। बस माँ के हुक्म की गुलाम बनी रही। हर वक्त यह डर सताता कि माँ नाराज ना हो जाए, वरना पीटेंगी। मैं अपने मन की कब करती, अपनी इच्छा अनिच्छा किसको बताती। मुस्कान फफक फफक कर रो रही थी। ऐशा भी आज उसे खुलकर रो लेने देना चाहती थी। फिर भी यह चाहती थी कि वह अपनी माँ से बात करे, उसकी खामियां ना खोजे। तुम तो उफनती नदी सी हो गई हो, जिसका बहाव सिर्फ तबाही मचा सकता है। मुस्कान, एक बार शांत हो जाओ, वरना न जाने अपनी माँ से क्या भला बुरा कह बैठोगी आज। फिर मुंह से निकली बात कभी वापस तो नहीं ली जाती ना। तुम्हारे अंदर के ज्वार को एक बार शांत हो जाने देना जरूरी है। मुस्कान, तुम कहती जाओ, मैं सुनती जाऊंगी, बगैर कोई उपदेश दिए। ऐशा बोली। मुस्कान जब रोकर थक जाती फिर कहने लगती। अंत में जब वह खास मुद्दे पर आई तो ऐशा गहरी सोच में पड़ गई। मुस्कान, पर यह तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों को विवाहित देखे, उनकी संतान को देखे। तुम क्यों ताउम्र कुंवारी रहना चाहती हो, क्यों संतान पैदा नहीं करना चाहती। तुम तो अपने प्यार की बगिया सजा सकती हो। देखो, रोहित है ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी हाँ होने की राह देख रहा है बस। उसके माता पिता भी तुमसे मिल चुके हैं, तुम्हें कितना पसंद करते हैं। उससे विवाह कर तुम दोनों रोज साथ में दफ्तर आना जाना, प्रेम की फुहारों का आनंद लेना। यह तो तुम्हारा प्रेम विवाह होगा, ना कोई बंदिश, ना ही कोई घुटन। हाँ, लेकिन मैं अपनी माँ का क्या करूं। कहती हैं अरेंज मैरिज करनी है, वरना लोग क्या कहेंगे। आज भी उन्हीं रिश्तेदारों और समाज की पड़ी है, मुझसे कोई वास्ता नहीं। भैया की तो अरेंज मैरिज ही थी, क्या परिणाम निकला। पापा व हमारी विधवा बुआ ने उसे व उसकी पत्नी को कभी एक न होने दिया। भैया और भाभी उन्हें अपने साथ कैसे रखते, जब वे बात बात पर भाभी पर कोई ना कोई तोहमत लगाते। हम दोनों भाई बहन कभी उनके सामने अपनी बात तो रख ही ना पाए। आखिर भाभी ने ही भैया से तलाक ले लिया। अब भैया ने अपने साथ काम करने वाली लड़की से दूसरी शादी कर ली है और मेरे माता पिता से अलग घर लेकर रह रहे हैं। अब भी माँ नहीं समझी, जो जिंदगी स्वयं जी वही हमें देना चाहती हैं। सिर्फ झूठे दिखावे और मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मेरी अरेंज मैरिज कर देना चाहती हैं। सारे रिश्तेदारों को जमा कर रीति रिवाजों को ढोना चाहती हैं और उनका बोझ मुझ पर भी लाद देना चाहती हैं। जबकि हमारे स्वयं के परिवार और रिश्तेदारों में ही एका नहीं, फिर दूसरी तरफ से रोहित के रिश्तेदार होंगे। आज ब्याह के गवाह बनेंगे, कल से आरोप प्रत्यारोप, और फिर हम दोनों की सारी जिंदगी तेरे रिश्ते मेरे रिश्ते करते बीत जाएगी। आज भी माँ पापा को सपोर्ट कर रही हैं, हमें नहीं। जबकि दोनों कभी सुख से ना रह सके, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए नहीं। ऐसा महसूस होता है कि हम प्रेम की पैदाइश नहीं, एक बलात्कार का प्रतिफल हैं। स्वयं बीमार रहती हैं, मुझे भी शायद मानसिक रूप से बीमार कर देंगी। स्वयं तो अपने लिए आवाज उठा न पाई। जब देखो पापा की शिकायत मुझसे करती हैं। मैं क्या करूं, किस रिश्ते को छोड़ूं और किसको निभाऊं। उफ, तो यह बात है। फिर तुम क्या चाहती हो। मैं अविवाहित रहना मंजूर करूंगी, किंतु अपने माता पिता की तरह विवाहित नहीं। यदि मैं विवाह करूं तो हमारा विवाह हमारे लिए होगा। मुस्कान की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी और आंखें स्क्रीन पर कुछ ढूंढ रही थी। करीब 5 मिनट बाद उसने लैपटॉप शट डाउन किया और मुस्कुरा कर बोली, माँ को फ़ोन कर अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ। शादी अपने हिसाब से और जब जहाँ मेरा मन चाहेगा वहाँ करूँगी। ऐशा ने उसे मुस्कुरा कर देखा। मुस्कान भी मुस्कुराई। शायद आज बरसों की मायूसी दूर हुई थी। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ, मैं और रोहित कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। हमें आपके और आपके रिश्तेदारों रीति रिवाजों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे दोस्त इस विवाह के गवाह बन अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यह तुम बहुत गलत कर रही हो। एक तो हमें अपने हिसाब से लड़का देखने ना दिया, विवाह की सूचना भी नहीं दी और ना ही हमें आमंत्रित किया। क्या इसीलिए तुम्हें बेटे के समान पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। आप और पापा ने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, मेरे लिए स्पेशली कुछ नहीं किया।
इसलिए मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। जकड़ी रहो पापा और दादी द्वारा दी गई रूढ़ियों में। मैं चाहती थी कि तुम अब तो अपनी बेटी को सपोर्ट कर घर में और स्वयं में बदलाव लाओ। आखिर अब आपको किसका डर है? आपके बच्चे आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, आपको तो उन्हीं ढकोसलों में जीने की आदत हो चुकी है। लेकिन मैं आप सभी के इस बंधन में और ज्यादा रहने वाली नहीं। बाय। पर मुस्कान सुनो तो। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मुस्कान फोन काट चुकी थी। माँ ने कई बार उसे फोन किया, लेकिन मुस्कान ने उठाया ही नहीं और ना ही वह अपनी माँ के व्हाट्सएप संदेशों के जवाब दे रही थी। 15 दिन मानो पलक झपकते ही बीत गए। मुस्कान ने यह समय शॉपिंग में बिताया। आखिर वह दिन आ ही गया जब उसे कोर्ट में दुल्हन के लिबास में पहुंचना था। वह पहले से ही बुक्ड ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी। मुस्कान मन ही मन अति प्रसन्न महसूस कर रही थी, मानो बरसों की गुलामी से नजात पाई हो। उसके मन की खुशी चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। कभी कभी वह सामने लगे आईने में स्वयं को देख मुस्कुरा उठती। उसे बेसब्री से इंतजार था कि कब वह और रोहित एक हो जाएं और प्यार की दुनिया बसाएं, जहां सिर्फ वह और रोहित हो। मीन में खामियां देखने और ढूंढने वाला कोई ना हो। आपकी आंखों में आईलाइनर बहुत उभर कर आया है मुस्कान मैम। जरा अपनी आंखें आईने में देखिए तो। ब्यूटिशियन ने अपने हाथ से आंखों का मेकअप पूरा करते हुए कहा। जैसे ही उसने आईना देखा, सुर्ख लिपस्टिक लगे उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसे तो मालूम ही नहीं था कि वह कभी इतनी सुंदर भी दिखाई दे सकती है। सचमुच मन की खुशी चेहरे की रंगत निखार देती है। वह धीरे से बुदबुदाई, जी मैम, आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम अपना काम जारी रखो। बीच में उसका फोन बज उठा। शायद रोहित का फोन होगा। सोचते हुए उसने फोन की स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पर मॉम ब्लिंक हो रहा था। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर से ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवाने लगी। 3 घंटे में मुस्कान दुल्हन के लिबास में तैयार हुई। ऐशा सैलून से बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वाह, लवली, कितनी सुंदर लग रही हो तुम मुस्कान। ऐशा ने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच ली। थोड़ी ही देर में रोहित दूल्हा बना कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी में वहां पहुंचा। कोर्ट तक पहुंचते हुए दोनों के करीब 25 मित्र जमा हो चुके थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे ही उनका नंबर एवं नाम पुकारा गया, दोनों कमरे में गए। कुछ कागजों पर दोनों ने दस्तखत किए। विवाह अधिकारी ने भी उन घोषणा पत्रों पर दस्तखत किए और 3 गवाहों के भी दस्तखत लिए गए, जो उनके दफ्तर के कलीग एवं मित्र ही थे। अब मुस्कान एवं रोहित कानूनन पति पत्नी बन चुके थे। विवाह अधिकारी समेत उनके मित्रों ने उन्हें खूब बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। वहां से रवाना होकर दोनों नए घर में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे अलग अपनी नई दुनिया बसाई थी। हाँ, रोहित ने विवाह पूर्व एक छोटा सा सेमी फर्निश्ड फ्लैट खरीद लिया था। सभी मित्र उन्हें वहां छोड़ अपने घरों को विदा हो गए थे। रोहित और मुस्कान आलिंगनबद्ध हो एक दूसरे को निहार रहे थे। कमरे में मधुर संगीत बज रहा था। नए घर और विवाह की खुशी में रात कब बीत गई मालूम ही ना हुआ। सुबह की चाय बना। मुस्कान ने बाल बांधकर काम के लिए कमर कस ली। रोहित भी उसके काम में हाथ बटाने लगा था। दोनों को मिलजुल कर उस मकान को आशियाना जो बनाना था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।